80 के दशक के खूंखार अपराधियों की वो जोड़ी जिनकी फांसी की मांग के लिए हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे। अपहरण का वो केस जिसे लेकर लोकसभा और राज्यसभा में इतना हंगामा हुआ कि बात प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे तक पहुंच गई। 2 मासूम बच्चों की हत्या का वो किस्सा जिसका इंसाफ मांग रहे लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। ये कहानी है इतिहास के सबसे खूंखार अपराधी रंगा बिल्ला और उनके घिनौने अपराध की, जिन्होंने साल 1978 में दिन दहाड़े 2 बच्चों का अपहरण करके उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की थी कि जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था। लेकिन वो कौन सा अपराध था? रंगा और बिल्ला को कैसे पकड़ा गया? क्यों इस मामले की जांच को लेकर खुद देश के प्रधानमंत्री टेंशन में आ गए? कैसे फांसी के 2 घंटों बाद भी जिंदा था रंगा और फिर उस दरिंदे के साथ क्या हुआ? जानेंगे इस रोंगटे खड़े करने वाली सच्ची क्राइम स्टोरी में। 26 अगस्त 1978 दिल्ली में एक साधारण शाम थी। हल्की बारिश हो रही थी और मौसम नम था, लेकिन ये शाम धौला कुआं के ऑफिसर्स एनक्लेव में रहने वाले नेवल ऑफिसर कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा के परिवार के लिए सबसे काली रात में तब्दील होने वाली थी। कैप्टन चोपड़ा अपनी पत्नी रोमा चोपड़ा और 2 बच्चों 16 साल की गीता और 14 साल के संजय चोपड़ा के साथ रहते थे। गीता जीजस एंड मैरी कॉलेज में सेकेंड ईयर की कॉमर्स स्टूडेंट थी। हसमुख वेस्टर्न म्यूजिक और डांस के शौकीन। वहीं संजय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसे बॉक्सिंग का शौक था और वो अपने पिता की तरह नेवी ऑफिसर बनना चाहता था। शाम के करीब 6:15 पर दोनों भाई बहन तैयार होकर घर से निकले। उस दिन उन्हें पहले एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था और फिर संसद मार्ग स्थित ऑल इंडिया रेडियो पहुंचना था, जहां उन्हें वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम इन द ग्रुप्स में हिस्सा लेना था। तय ये था कि रात 9 बजे कैप्टन चोपड़ा खुद उन्हें लेने आएंगे और शाम 8 बजते ही रोमा चोपड़ा ने अपनी बेटी की आवाज सुनने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन सामने किसी और की आवाज थी। वो थोड़ी परेशान हुई थी और उन्होंने कैप्टन चोपड़ा को फोन किया, जो बच्चों को लेने के लिए रेडियो स्टेशन की ओर निकल चुके थे। जहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बच्चे गेट पर नहीं हैं। तभी वो स्टेशन के अंदर गए तो पता चला कि गीता और संजय उस दिन रेडियो स्टेशन आए ही नहीं थे। तभी कैप्टन चोपड़ा घबराते हुए तुरंत घर पहुंचे और पत्नी रोमा को पूरी बात बताई। रोमा चोपड़ा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनकी होठों से बस एक ही सवाल बार बार निकल रहा था, बच्चे कहाँ गए? दूसरी तरफ उसी वक्त पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। कॉल करने वाले थे भगवान दास, जो कनाट प्लेस के पास अपनी दुकान बंद कर स्कूटर से लौट रहे थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि करीब 6:30 बजे लोहिया अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार फिएट मेरे स्कूटर के बगल से निकली। मुझे एक लड़की की दबी हुई चीख सुनाई दी। मैं अपने स्कूटर को भगाता हुआ उसके करीब पहुंचा तो आगे की सीट पर 2 लोग बैठे थे। पीछे की सीट पर एक लड़का और एक लड़की थे। आगे वो बोले, लाल बत्ती के पास जब कार धीमी हुई तो मैंने चिल्लाकर कहा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? बात सुनने के बाद लड़के ने अपने टी शर्ट की ओर इशारा करके दिखाया। टी शर्ट खून से सनी हुई थी। लड़की पीछे से ड्राइवर के बाल खींच रही थी। ड्राइवर एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से लगातार लड़की पर वार कर रहा था। मंदिर मार्ग और पार्क स्ट्रीट की क्रॉसिंग पर कार ने रफ्तार पकड़ ली और लाल बत्ती जम करके आगे निकल गई। लड़के की शक्ल विदेशी जैसी थी और मास्टर्ड रंग की कार का नंबर था HRK 8930। कुछ ही देर बाद इंद्रजीत सिंह, जो DDA में जूनियर इंजीनियर थे, उन्होंने भी यही खबर दर्ज कराई और गाड़ी का नंबर बताया वही मस्टर्ड रंग की फिएट HRK 8930। मामला साफ था कि यह अपहरण हो सकता है, लेकिन पुलिस ने इसे किडनैपिंग केस मानने से इनकार कर दिया और थानेदार हरभजन सिंह और SHO गंगा स्वरूप ने ये कहते हुए कोई एक्शन नहीं लिया कि ये मामला मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन का है, जो हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान कैप्टन चोपड़ा अपने लेवल पर कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने नेवी के कुछ साथियों से मदद ली और रात 10 बजे धौला कुआं थाने में बच्चों के गुमनी की रिपोर्ट लिखाई। 15 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी उनके घर पहुंची, जहां से कैप्टन चोपड़ा को लेकर हर उस जगह की तलाश की गई जहां बच्चे हो सकते थे। दोस्तों के घर से लेकर अस्पतालों, रेस्टोरेंट तक जब बच्चे नहीं मिले तो कैप्टन चोपड़ा ने शक जाहिर किया कि हो सकता है कि बच्चों को मारकर
रिज में घने पेड़ के बीच फेंक दिया गया हो। यह जंगल उस जगह के पास ही था जहां डीडीए के इंजीनियर इंद्रजीत ने कार को देखा था। और फिर शुरू हुआ अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। 140 पुलिस वाले, 30 गाड़ियां और नौसेना के अधिकारी टॉर्च और फ्लेयर गन लेकर रिज के इलाकों में बच्चों को ढूंढ रहे थे। लेकिन बारिश और अंधेरे ने तलाश को नामुमकिन बना दिया। रात 2:30 बजे तक सर्च चला, लेकिन दोनों भाई बहन लापता थे। अगले दिन खबर अखबारों में थी, तस्वीरों के साथ। 16 साल की गीता और 14 साल के संजय घर से निकले लेकिन लौटे नहीं। पुलिस ने 2000 रुपए का इनाम घोषित किया, मगर 3 दिन गुजर गए, कोई खबर नहीं मिली। पूरा दिल्ली बेचैन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि शहर की सड़कों पर जो कार नंबर HRK 8930 दौड़ रही थी, उसमें गीता और संजय को किडनैप करके ले जाने वाले 2 बदमाश हैवान थे, और वो मुंबई के खूंखार अपराधी रंगा और बिल्ला थे। लेकिन उन्होंने संजय और गीता को कैसे किडनैप किया और उनके साथ कौन सी घिनौनी हरकत की? जानने से पहले हमें पुलिस की उस जांच प्रोसेस को समझना होगा जब वो जानते ही नहीं थे कि इस अपहरण के पीछे कौन है। पुलिस के पास अब सिर्फ एक सुराग था, वो मस्टर्ड रंग की फिएट कार जिसका नंबर था HRK 8930। पुलिस ने तुरंत ट्रांसपोर्ट विभाग से संपर्क किया और रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। पता चला कि नंबर पानीपत के एक व्यक्ति रविंद्र गुप्ता के नाम से दर्ज है। पुलिस फौरन वहां पहुंची और कार भी मिली। नंबर भी वही था, लेकिन वो कार खुद चलाने की हालत में नहीं थी। तभी पुलिस को समझ आया कि अपहरण में इस्तेमाल हुई कार फर्जी नंबर प्लेट के साथ चल रही थी। उधर 29 अगस्त सुबह दिल्ली जब इन 2 बच्चों के लापता होने के दहशत में थी, रिज इलाके में बकरियां चराने गए एक चारवाहे ने झाड़ियों के बीच कुछ देखा, एक बॉडी। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और क्राइम सीन देखकर हर किसी की रूह कांप गई। उधर सड़क से कुछ ही मीटर दूर पड़ी थी गीता की लाश, और उससे कुछ ही दूर करीब 50 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में संजय का शव मिला, जो गलना शुरू हो चुके थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। अपहरणकर्ताओं ने गीता और